बताओ कैसे हो। हाँ भाई, तो वो शीट हो गई, शीट कंप्लीट कर ली? अगर कर ली तो बताओ, मैं आगे चलता हूँ। मैंने शायद 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अगर फिर भी तुम्हें है तो मुझे डाउट्स दे दो, मैं डाउट्स करा सकता हूँ, इतना मैं उसको टाइम और दे देता हूँ। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर के सेट्स और फंक्शन के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ? किसके प्रीवियस ईयर? नितेश, अगर तुम्हें क्या बोलते हैं यूपी के प्रीवियस ईयर चाहिए तो भाई ये बुक लेनी पड़ेगी, इसमें प्रीवियस ईयर ही है सारे के सारे, है ना। अगर यूपी की बात कर रहे हो तो ये ले लो, और अगर डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहे हो तो वो मैंने पेपर ग्रुप में शेयर किया हुआ है, मैं उनको वापस से रीशेयर कर देता हूँ। वापस से मैं उनको रीशेयर कर दूंगा आज, उसमें देख लेना। वेलकम अंकिता। हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता 50 तक ऐसा कोई डाउट है। अगर कोई सीरियस डाउट है तो बता दो, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। कोई फंस रहा हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो मैं एक आधा क्वेश्चन अगर है तो डिस्कस करता हूँ। डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। विनय कह रहा है 3/11/34/35। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी अब शीट्स को खुद से करने की आदत डाल लो बस, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी हम 1.5 लेक्चर लगा चुके हैं। सुरेश कह रहा है 44 से 50 तक के क्वेश्चन करा दो। सर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो प्लीज ठीक करा दीजिए। मैं अरे यार, मैं पीडीएफ शेयर करना भूल गया, रुको मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ तुम्हें इसका। तुम क्वेश्चंस को देख लेना, क्वेश्चन और ऑप्शंस को ना। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ इस शीट का। और मैं तो कह रहा हूँ अब से मैं तुम्हें पीडीएफ ही शेयर कर दिया करूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। कहाँ है सेट्स की रिलेशन फंक्शन की, सॉरी मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से मिस हो गया। पीजीटी रिलेशन एंड फंक्शंस। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तुम इसमें से क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। इसमें ये टिक शायद मेरे ही लगाए हुए हैं, ठीक है। 5:46। सर सेट रिलेशन फंक्शन आसान आते हैं, हाँ जो 11 12 का पोर्शन आएगा डी ट्रिपल एस में वो तो ईजी आएगा। सुरेश कह रहा है 5। नितेश तो गोली मार के ही मानेगा टाइपिस्ट को। हाँ मैंने भेज दिया, देखो पीडीएफ आ गया होगा ना तुम्हारे पास। लाओ मैं एक बार ये 2 4 क्वेश्चन जो बता रहे हो ये करा देता हूँ, फिर हम आगे शुरू करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करते हैं। कहाँ है पीजीटी रिलेशन फंक्शन? ठीक है अंशु, देख लिया है मैंने डाउट तुम्हारा। देखो सबसे पहला डाउट आया है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बुक भी देख लेता हूँ, हो सकता है एरर हो। हाँ न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, बस हरा दिया, मेरे को 10 15 मिनट का समय दे दो। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। हाँ यार मैं क्या करूँ यार बताओ, मैं खुद तो टाइप करता नहीं, अगर मैं खुद करता तो एक भी गलती नहीं करता। और बल्कि मैं मैं करता तो एकदम बढ़िया टाइप करता। अब इतना समय नहीं होता है। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 5 7 9, ये सेट दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा? पहला जो है वो कह रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ बी क्रॉस ए। इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो बड़ा रद्दी सवाल है। अगर ये दोनों सेट बराबर होते तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होते, ये तो है हो ही नहीं सकता है। मैंने तुम्हें बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे शिवा, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ये तो बड़ा आसान सवाल है। 3 के बाद 11, 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग ऑफ विच हमने एलिमेंट्स कौन से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 9 एलिमेंट्स। अब 9 एलिमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं तुम बताओ। सुरेश कह रहा है पांचवा, पांचवा छूट गया, पांचवा देख लो। चलो इसके बाद आते हैं पांचवे पे। टेलीग्राम चैनल पे होगा देवकांत, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मैथमेटिक्स बाय मयंक विदाउट स्पेस, मैथमेटिक्स बाय मयंक विदाउट एनी स्पेस। मेरी अच्छी सी एक फोटो लग रही है, उस पर देख ले। हाँ तो एक रो से के अंदर 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट एक रो से के अंदर कैसे हो सकते हैं बताओ। बट सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम। नॉट सेम कैसे, सेम ही होंगे अंजलि। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे ना, एक रोस बी और बी क्रॉस ए के अंदर सेम ही होते हैं, बट एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। मिस्टेक वाले क्वेश्चन डाउट में मत दो मुझे, मिस्टेक जिसको लग रही है वो मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। मिस्टेक वाले क्वेश्चन मत देना मुझे डाउट में, ठीक है। मिस्टेक के लिए मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया, उसमें से देख लेना, समय वेस्ट होगा सबका फालतू में। एक रोस ए के अंदर अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो ए के अंदर फिर कितने होने चाहिए भाई, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्री करते हो। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, वो 3 एलिमेंट्स निकालने के लिए उसने 2 एलिमेंट्स दिए मुझे एक रोस ए के। एक रोस ए के 2 एलिमेंट्स कौन से, -1, 0 है एक एलिमेंट, तो ये है एक एलिमेंट है 0, 1। तो 3 एलिमेंट पता लग रहा है, 3 एलिमेंट्स पता लग रहे हैं कौन से, -1 0 1, ये 3 एलिमेंट है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे ये पूछ रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है कौन कौन से होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, बस 9 एलिमेंट्स होंगे, 2 दे रखे हैं, 7 और निकालने हैं। तो एक तो 0 0 होगा, देख लो कौन सा सही बनाया हुआ है। देखो इसके साथ ये लेना है -1 0 1, पहले -1 के साथ घुमा दो सबको, -1 के साथ -1, -1 के साथ -1। इसमें तो -1 के साथ -1 ही नहीं है, इसके अंदर तो -1 के साथ -1 ही नहीं है, ये गलत है। अब या फिर इसमें मिस्टेक की हुई है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। कौन सा सवाल था ये, 11वां। -1 के साथ -1 तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, -1 के साथ -1 तो दूसरे ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका इसके साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो -1 के साथ -1, -1, 0 तुम्हें दिख रहा है इसमें -1, -1, -1, तो है ही नहीं। कोई 2 एलिमेंट सेम दिख रहे हैं,
इसमें भी -1 नहीं दिख रहा मुझे, है ही नहीं इसमें -1 ये भी नहीं है। इसमें दो एलिमेंट्स अगर सेम दिख रहे हैं तो टाइपिंग एरर हो सकता है। इसमें भी नहीं है -1 तो फिर डी ऑप्शन होगा इसका। अगर बुक के अकॉर्डिंग मैं देखूं, बुक के ऑप्शन में अगर हम देखें तो बुक के पहले ऑप्शन में भी -1 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ही होगा, नन ऑफ अबव होगा इसका। ठीक है, -1 पहला एलिमेंट नहीं मिल रहा है हमें, तो डी हो जाएगा। ऐसे में ना टाइपिंग एरर का डर लगा रहता है। 8th क्वेश्चन बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 3,4, सी सेट दिया हुआ है 4 5 6। ए क्रॉस बी यहाँ क्या करना चाह रहा है 8th के अंदर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करवाना चाह रहा है बी क्रॉस सी। अब हो जाएगा शायद, ये इसके अंदर इन्होंने इंटरसेक्शन पूछा है, तो ये शायद तुम्हें इस वजह से नहीं हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ ये टाइपिंग वाले मत बताओ मुझे, ये तुम देख लेना, इंटरसेक्शन लेना है। 5वां सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे भी गड़बड़ है। ये भी क्या है 5वां सवाल, इसके बीच में भी इंटरसेक्शन ही है सुरेश, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जब इंटरसेक्शन लोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये पूछ रहा है। देखो ध्यान से, ये सवाल अच्छा है, ये डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने टॉपिक में डिस्कस करना भूल गया था। देखो ध्यान से, ये मैं करा देता हूँ। क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। ए और बी दो सेट्स हैं जिनके अंदर 3 एलिमेंट सेम है, जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है। ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, उनके अंदर 3 एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कॉमन एलिमेंट्स, यही तो पूछना चाह रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो देखो इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे। यानी कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स ए बी सी और 1 2 ऐसे मान लिया, ये ऐसा ए सेट होगा। और बी सेट कैसा होगा, मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट से, मैंने यहां मान लिया कुछ पी है, या मान लो 10 है, ऐसे हैं दो एलिमेंट्स। जब ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे तो उनके अंदर तुम्हें सेम एलिमेंट्स कौन से दिखेंगे बताओ। देखो जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ होगा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ होगा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ होगा, तो यहां से ए बी ए सी बनेगा। फिर बी का कराओगे तो बी ए बी सी बनेगा, फिर सी ए सी बी सी बनेगा। ये 9 दिख रहे हैं, ये क्या ये 9 तुम्हें यहां से भी दिखेंगे वापस करोगे जब, तो देखो ए का ए के साथ ए बी ए बी ए सी, यहां से भी बनेंगे वही 3। बी ए बी सी यहां से भी 3 बनेंगे, और सी ए सी बी सी सी यहां से भी 3 बनेंगे। तो जो 9 ए क्रॉस बी में आए थे वही 9 बी क्रॉस ए में भी आएंगे, तो 9 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर। और इनफैक्ट शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है कि जितने दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर कर देते हैं, एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, तो एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, यानी कि 9 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन सही रहा, सुरेश ने बता दिया तो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 34 क्वेश्चन में मुझे किसी ने उस पर भी भेजा था, ईमेल पे, ईमेल कर रहा हूँ, मेल भी किया था किसी ने कि 34 क्वेश्चन करा दो। 34 देखो क्या कह रहा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है जो खुद का ही इनवर्स है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो खुद का ही इनवर्स है। अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो सबका इनवर्स निकाल के देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करके इनवर्स निकाल के देख लो, जिसका इनवर्स सेम आ जाए, वही आ जाए, जो फंक्शन था वही अगर इनवर्स आ जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, मतलब जो जो खुद का इनवर्स खुद ही हो। तो या तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख के इनवर्स निकाल लो, नहीं तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि एफ के अंदर एफ को ही रख दो, हमने ये भी देखा था ना, एफ के अंदर एफ को रखें तो एक्स आ जाए, एफ के अंदर अगर एक्स रख दे, ये 33 है क्या, अच्छा सॉरी तो ध्यान ही नहीं दिया, तो ये तो कर लेना फिर चेक, मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। जब एफ एक्स को वाई के बराबर रखोगे, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स को वाई के बराबर रखोगे, शायद यही आएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू यही आएगी शायद, है ना, शायद यही आएगी, देख लेना। 34 ये क्वेश्चन देखो, ये काफी लोगों का डाउट है। क्या कह रहा है, if the function 1 से infinity is defined by fx is equal to 2 raised to the power x into x minus 1 is invertible then f inverse x। बड़ा अच्छा सवाल है, और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन डाउट आ रहा है, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन कराने में मेरे को कोई समस्या नहीं है डाउट में। तो हमें इसका इनवर्स निकालना है बस, तो एफ एक्स को वाई के बराबर मान लो। ठीक है, तो एफ एक्स कितना होगा, 2 raised to the power x into x minus 1 is equal to y। तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब उधर शिफ्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, x into x minus 1 क्या हो जाएगा, log y विद बेस 2 हो जाएगा, log y विद बेस 2, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस x माइनस का log y विद बेस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा, x इज इक्वल टू में माइनस बी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, हाँ भावना मैंने देख लिया, प्रज्ञा और भावना का 28 भी डाउट है, मैं देखता हूँ। p की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू माइनस का log y विद बेस 2 है। शुरू में बताने थे ना जब मैं पूछ रहा था डाउट, अब एक एक करके बता रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b, तो 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 4ac करोगे तो माइनस का log y विद बेस 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, तो 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4 log y विद बेस 2 अपॉन में 2, ये x बन रहा है। अब इसके अंदर से साइन देखो कौन सा देखेंगे, अमीरुन वेलकम। अब बोलो पॉजिटिव साइन लू कि नेगेटिव साइन लू, मैंने कहा ना इनवर्स एक बनेगा, तुम्हें खुद से डिसाइड करना है कि वो इनवर्स बनेगा क्या, बताओ मुझे एक बात बताओ, ये वाली क्वांटिटी ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी,
जो ये क्वांटिटी दिख रही है तुम्हें, log log वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि log कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। तो 1 के अंदर कुछ जुड़ रहा है, अगर 1 के अंदर कुछ जोड़ोगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, और अगर उसका रूट लेंगे, अगर हम उसका रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, सॉरी 1 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट 1 से बड़ा। ये जो नंबर बन रहा है अंदर वाला, 1 में पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो 1 से बड़ा आएगा, और उसका रूट लोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। 1 से बड़े नंबर का जब हम रूट लेते हैं तो 1 से बड़ा ही आता है। अब सोचो 1 से बड़ा नंबर अगर इसमें से घटा दोगे, अगर 1 से बड़ा नंबर इसमें से घटा देंगे, है ना, तो वो क्या आउटपुट देगा, वो नेगेटिव आउटपुट देगा। और देखो रेंज क्या डिफाइन की हुई है, मतलब एक्स क्या होना चाहिए, कोडोमेन क्या, सॉरी डोमेन क्या डिफाइन की हुई है, ये तो एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज है। क्या एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे तो हमारा इनवर्स कौन सा बन जाएगा, पी बन जाएगा। समझ गए? 28, अरे यार ये कोई सवाल है? 28, द रिलेशन हैज सेम फादर, सेम फादर है, तो वो कह रहा है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस होगा। एक बच्चे का पिता, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे, ए इज रिलेटेड टू ए, है ना, तो ए क्या ए से रिलेट करेगा, एक इंसान का फादर खुद के साथ सेम होता है, सेम ही होता है भाई, ए का फादर और ए का फादर तो सेम ही होंगे, है ना, ए का फादर, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ही फादर सेम होंगे, है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ए का जो ए के अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, यानी कि ए और बी के फादर सेम है, ये मान के चलेंगे, ए और बी के फादर क्या है, सेम है, तो क्या बी और ए के फादर भी सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ए और बी का फादर सेम है तो बी और ए के भी फादर सेम होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी में ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो तुम्हें चेक करना है क्या ए सी से रिलेट कर रहा है, ए और बी के फादर सेम है, बी और सी के फादर सेम है, तो क्या ए और सी के फादर सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, है ना, तीनों भाई बहन ही तो है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, 37, ये तो बड़े आसान आसान सवाल है, इनमें क्यों डाउट आ रहा है, इनमें तो डाउट नहीं आना चाहिए, ये तो डाउट आने के लायक नहीं है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द फंक्शन गिवन बाय दिस 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा एक्स है, कौन सा है ये, 37, 1 प्लस अल्फा एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है कि अल्फा की क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन खुद का इनवर्स होगा। अगर ये फंक्शन खुद का इनवर्स होगा तो अगर इस फंक्शन को उठा के मैं खुद में ही रख दूंगा तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी कि एफ के अंदर मैं 1 प्लस अल्फा एक्स ही रख दूं तो मुझे एक्स मिलेगा, है ना, तो एक्स की जगह पे क्या रख दो, 1 प्लस अल्फा इंटू में 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हम क्या कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये देखो कितना बनेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो ये क्या बन रही है, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस में अल्फा और प्लस में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक किया है, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स रखा, 1 प्लस अल्फा एक्स, तो एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1 प्लस अल्फा एक्स रख दिया, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस का अल्फा इंटू, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4ac, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया यार मैंने, इसको ना ऐसे मत करो, ऐसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ऐसे फायदा नहीं है, तुम इसको ना ऑप्शन से करो, या फिर एफ एक्स की वाई की टर्म्स में वैल्यू निकालो, ऐसे करना तो सही नहीं है, इससे अच्छा ऐसे कर लो, एफ एक्स की वाई की टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, सबसे आसान पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे कर लो, 1 प्लस अल्फा एक्स को वाई के बराबर रख लो, हाँ कोफिशिएंट्स को कंपेयर भी कर सकते थे, ये भी सही बोल रहे हैं। यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकालो ना, अल्फा एक्स कितना आएगा, वाई माइनस 1, और एक्स कितना आएगा तुम्हारा, वाई माइनस 1 अपॉन में अल्फा, ये आएगा, यही आएगा। अब वैल्यूज रख रख के देखो, अगर अल्फा की वैल्यू 2 ले ली, अल्फा की वैल्यू -2 ले ली, तो ये क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू -2 लोगे तो फंक्शन बनेगा 1 माइनस का 2x, ये बनेगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू -2 लूंगा तो क्या ये भी यही फंक्शन बन रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे -2 लूंगा, इसको x में एज्यूम कर लो, ठीक है, इसको x में एज्यूम कर लो, इसको जब x में एज्यूम करोगे तो x माइनस 1 अपॉन में अल्फा ही है, तो अल्फा की वैल्यू -2 ही रखोगे यहाँ पे, तो x माइनस 1 अपॉन -2 आएगा। क्या ये दोनों फंक्शन सेम आ रहे हैं, है ना, नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। -1 रख के देखो, अगर यहाँ पे मैं -1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, इसको अल्फा लो, फंक्शन क्या बनेगा, 1 माइनस का x, अल्फा की वैल्यू -1 लूंगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 लो जरा, तो x माइनस 1 अपॉन में -1, तो ये तो 1 माइनस एक्स ही बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन और उसका इनवर्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, बस यार अब हो गए, और नहीं कराना हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है, ई रेज टू द पावर एक्स, जी एक्स दिया हुआ है log x विद बेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनकी कंपोजिशन सेम ही आती है भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, f के अंदर g को रखोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे, एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा, बताई हुई प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ये भी गलत कर रहे हो। और g के अंदर अगर एफ एक्स रखोगे तो वो भी क्या आएगा, log ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ये भी x आएगा, तो इनकी कंपोजिशन सेम होती है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है ना। तो ये हो गया, बस अब कर लेना खुद से, हो गए सारे क्वेश्चन। 39, एफ एक्स ये दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल 2 से 3 से 0 से 1 डिफाइंड बाय दिस, देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन यही डिफाइन किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 39, हाँ, तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे अब इसका, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा फंक्शन देखना है जो इससे उल्टा काम करे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनवर्स निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो गया,
अगर मैं यहाँ पे y लिख दूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी दिक्कत करेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ से x की वैल्यू y में निकालनी थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। तो तुम क्या करो, उल्टा काम कराओ। तुम क्या कराओ, उल्टा काम कराओ। तुम ये देखो कि यहाँ पे f का तुम्हें एक कोई भी f ले लो, यहाँ से सपोज तुमने 2.1 ले लिया, यहाँ 2.1 मिलेगा ना। 2.1 का जरा ये वैल्यू निकालो, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, 2.1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ये आएगी। यानी कितना आ रहा है ये 2.1 माइनस का 2, ये हो जाएगा कितना 0.1। यानी कि 2.1 को जो हमारा फंक्शन है वो किस पे ले जा रहा है, 0.1 पे ले जा रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये उल्टा काम कर रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0.1 को किस पे ले जाए, 2.1 पे ले जाए। इनमें रख के देखो 0.1 किस में सेटिस्फाई हो रहा है, 1 रख के देखो, हाँ ये फ्रैक्शनल फंक्शन है बिल्कुल। इनमें से 0.1 रख के देखो कहाँ पे 2.1 आएगा, क्या इसमें आएगा, नहीं। क्या इसमें आएगा, नहीं। क्या इसमें आएगा, नहीं। इसमें 0.1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका इनवर्स है, ठीक है। 44 से 50 तक भी कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक बार हल्की हल्की सी नजर मार देता हूँ उस पर। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, y हमने डिफाइन किया हुआ है एक सेट n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये f क्या डिफाइन किया हुआ है, अच्छा f डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर से y तक, इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू y n स्क्वायर। देन द इनवर्स ऑफ f पूछ रहा है, f का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। f का इनवर्स क्या होगा, तो इसको y के बराबर रख लो। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट, n की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट y ये आएगी। कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए ये बताओ, प्लस वाली लेंगे कि माइनस वाली लेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे माइनस वाली ले ली तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, n की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पर हमारा जो डोमेन वाला सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो वो नहीं हो सकता है ना। ये क्वेश्चन में कोई एरर है, इतना आसान सवाल तो नहीं पूछोगे तुम, या यही पूछा हुआ है, तो यही इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 45 ये क्वेश्चन कह रहा है इसका इनवर्स पूछ रहा है। इसका इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 को y के बराबर रख देंगे, y को इधर ले आएंगे, माइनस y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस का 4ac, 16 इंटू में 15 माइनस y अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 2a यानी कि 8। अरे भाई देवकांत टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, पहली वाली वीडियो देख लो यार, है ना। पहले रेंज वाला सेट नहीं है भाई, ये देखो ये y सेट ये डिफाइन किया हुआ है, समझ आ रही है बात प्रज्ञा। पहला सेट नेचुरल नंबर का है, जो x होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो n होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बात, हाँ। तो यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा, इसमें से तो हो जाएगा माइनस का 12, 16 बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, 16 तो कॉमन ही आ गया, माइनस का 15 प्लस का 16 बाहर आ गया तो प्लस का y अपॉन में 8 हो जाएगा। 4 को कॉमन ला के काट दो तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में y माइनस 6 और अपॉन में 2। देखो अब प्लस वाली वैल्यू लेके माइनस वाली वैल्यू ले, x क्या होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, x नेगेटिव होगा पर x नेचुरल नंबर है, तो फिर कौन सी लेंगे, प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये क्या ही लिखा हुआ है, इनवर्स y है। नेक्स्ट द इनवर्स ऑफ f, ये खुद से करना है, इसमें fx को y के बराबर रखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है x की, ये नहीं कराऊंगा मैं। द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन द माइनस π/2 से π/2 फॉर विच द फंक्शन देखने दो भाई क्या कह रहा है, कौन सा सवाल है 47, क्या ही टाइप किया हुआ है, फंक्शन टाइप किया हुआ है fx इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स है, अच्छा तुम्हें यहाँ समस्या आई होगी इसके अंदर, x/2 माइनस 1 प्लस में log cos x, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा होगा जिसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन होगा, सबसे बड़ा इंटरवल देखना है। अब डिफाइन करने के लिए होना क्या क्या चाहिए, log के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ये भी बात ध्यान रखनी है। इसको कहां समस्या होगी, इस वाले पार्ट को, ये क्या लिखा हुआ है 1/4 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कहीं समस्या नहीं होती, कुछ भी रखो मस्त होके, ये तो हर जगह डिफाइन होगा। ये कह रहा भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो डोमेन ऑल रियल है, तुम अपना देख लो, जहां पे तुम कहोगे मैं तो वहां डिफाइन हो जाऊंगा। तो इनकी बात करनी है बस हमें, ये दोनों कहां डिफाइन होंगे हमें ये देखना है, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0, कोस को 0 भी नहीं बनने देना, और अगर कोस नेगेटिव है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, कोस नेगेटिव बना तो फिर log डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वही क्वाड्रेंट देख लो जहां पे कोस नेगेटिव हो रहा है, उनको तो काट दो। जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो 0 से पाई, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इस पर log गड़बड़ कर देगा, log नहीं मानेगा इस पे। दूसरे वाला देखो माइनस π/2 से प्लस π/2, इसमें कोई खास समस्या नहीं है, माइनस π/4 से प्लस π/2 इसमें भी कोई समस्या नहीं है, कोस दोनों में पॉजिटिव, और 0 से π/2 में भी कोस को कोई समस्या नहीं है। अच्छा इंटरवल पे कहां पे क्लोज ओपन लगाया हुआ है, ये इसने गलत लिखा हुआ है, माइनस π/2 से π/2 ये ओपन है, ये वाला क्लोज्ड है और ये वाला भी क्लोज्ड है, ये है। अच्छा इसके अंदर देखो कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है तुम्हें इन दोनों ऑप्शंस के अंदर जो गड़बड़ कर दे, बताओ ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जो गड़बड़ कर दे। अब इसकी बात जो मैंने नहीं करी इसकी बात कर लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट किसकी जाती है, कोस इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स के अंदर मैंने इनपुट बताई थी तुम्हें, क्या जाएगी -1 से 1 के बीच की ही जाती है। साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो इनपुट जाएगी वो -1 से 1 के बीच की ही जाएगी, है ना। यानी कि ये जो x/2 -1 है ना, ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए,
x/2 जो है, x/2 -1 जो है, ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये कोस इनवर्स काम कर पाएगा, नहीं तो कोस इनवर्स काम नहीं कर सकता। यहां से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं, पहले 1 जोड़ दो, 1 जोड़ोगे तो 0, x/2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि इसको समस्या कहां तक नहीं है, x की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, 0 से 4, ये इसकी डोमेन ही निकाल दी, कहने का मतलब ये इसकी डोमेन है, समझ आ रही बात, ये इसकी डोमेन है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। पर ये देखो, ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे x की, -π/2 से π/2, तो x की वैल्यू नेगेटिव इंक्लूड कर रहा है, ये भी x की वैल्यू नेगेटिव इंक्लूड कर रहा है, पर ये जो फंक्शन है ये कह रहा है कि x 0 या 0 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में क्या गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पर इसने बोला था कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब ये समझेंगे, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही है फिर। ठीक है, 47 48। हाँ, fx क्या कह रहा है देखना पड़ेगा, इनमें टाइपिंग की दिक्कत हो सकती है। fx क्या कह रहा है तुम्हें, fx कह रहा है a raised to the power x plus a raised to the power minus x/2, और साथ साथ क्या कह रहा है f(x + y plus f(x - y) इज इक्वल टू k टाइम्स fx into xy। देन f, ये तो यार आसान सवाल है, इसमें तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें तो बस वैल्यू को रख के ही देखना है। तो f(x + y) क्या बनेगा, f(x + y), ये निकालते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, x + y रखना है, अपॉन में -2, और f(x - y) क्या होगा, a raised to the power x - y plus a raised to the power minus में x - y अपॉन में 2। ये किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये k टाइम्स fx into fy, यानी कि ax प्लस a की पावर -x/2 a raised to the power y प्लस a raised to the power -y/2, ये है। तो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, 2 तो कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से इसको तो सिंप्लीफाई हम ज्यादा नहीं कर सकते, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका तो क्या ही कर सकते हैं, इसका तो कुछ खास काम नहीं कर सकते। 1/2 को कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा a की पावर x + y, a की पावर x - y, a की पावर माइनस का x + y और a की पावर माइनस में x - y, ये हो जाएगा। और इधर k/4 बन जाएगा, ये इनकी मल्टीप्लाई कराओ, जरा मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, मल्टीप्लाई कराओ, a की पावर x की कराओ तो ये क्या बनेगा, a की पावर x + y बनेगा, a की पावर x इंटू a की पावर y, a की पावर x की a की पावर -y से कराओगे तो a की पावर x - y आएगा, फिर a की पावर -x की इससे कराओगे तो a की पावर -x + y आएगा। ये वाली चीज यही तो है, ये वाली, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो -x + y बनेगा, और इसको जब इसके साथ कराओगे तो माइनस का x और माइनस का y, तो ये लिख सकते हैं। अब ये बाहर का कोफिशिएंट 1/2 जो है ये k/4 होना चाहिए, 1/2 जो है वो क्या होना चाहिए, k/4, तो k की वैल्यू 2 आ गई फिर। ठीक है, नेक्स्ट, और ये तो आप खुद से कर लेना तुम, क्या है क्या है, ये तो कर ही लिया लगभग लगभग। 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी, ये है fx डिफाइन क्या हुआ है, fx इज इक्वल टू x + 1/x, तो f इनवर्स x पूछ रहा है, सेम सवाल है, कुछ नया काम नहीं करना है, इसको y के बराबर रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x² + 1 इज इक्वल टू xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस का xy + 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का b यानी कि y प्लस माइनस रूट b² b का स्क्वायर करोगे तो y² माइनस का 4ac, 4ac में तो बस कुछ नहीं है, 4 है बस, और कुछ है ही नहीं, अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2a यानी कि 2, बस ये है। अब देख लो, प्लस वाला ले के माइनस वाला ले, ये तो कट गए, ये देखना है कि प्लस वाला ले या माइनस वाला ले, बताओ कौन सा लेंगे। अगर मैं माइनस वाला ले लेता हूं, माइनस वाले और प्लस वाले में देखो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, कुल मिला के 1 या 1 से बड़ी। अगर मैं अगर मैं ये ले लेता हूं x प्लस माइनस में रूट में, पहले y लिखो तुम, y से ही समझ आएगी बात, रूट में y² माइनस का 4/2 ये ले लेते हो। अब सोचो अगर तुमने क्या ले ली, y की वैल्यू कुछ दूसरी लो, जैसे कि कहां गड़बड़ करेगा ये, ऐसी y की वैल्यू लो जहां पे गड़बड़ हो रही हो, रिजेक्ट कराओ। हाँ प्रज्ञा मैं देखूंगा, पहले ये तो हो जाए, y की वैल्यू कहां पे गड़बड़ हो रही है, कोई वैल्यू ढूंढो जहां पे रिजेक्ट हो रहा हो, 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट तो कराओ, नेगेटिव लेने से समस्या क्या होगी, 3 लेंगे तो 9 - 5 बनेगा, 9 - 4 बनेगा जो कि 5 होगा, 10 ले लूंगा, ये तो सही हो रहा है यार, माइनस वाला, तो माइनस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, माइनस वाले में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसी कौन सी y की वैल्यू है जिसके लिए x नहीं निकलेगा, ऐसा कोई तुम्हें दिख रहा है y, कोई भी y ले लो यार, x 1 या 1 से बड़ा ही मिलेगा, प्लस वाले में तो फिर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसमें दोनों ऑप्शंस कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, 6 ले 6 लेने पे क्या होगा, 6 माइनस, ये हो जाएगा 36 - 4 32/4, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो रूट होगा, अरे हाँ ये बात सही है, मैं नेगेटिव बनाने की सोच रहा हूँ, नेगेटिव बनाना जरूरी थोड़ी ना है, सही बात है, मोनी ने सही करी, 1 से छोटे में भी तो गड़बड़ है,
1 से छोटा बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 लेने की क्या जरूरत है, तुम 3 ही ले। पाई की वैल्यू अगर 3 ले लेंगे, मेरा भी दिमाग नेगेटिव बनाने का सोच रहा था, 1 से छोटा भी तो बन सकता है। अगर 3 लोगे तो ये बनेगा 9 - 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस √5/2। √5 कितना होता है, √5 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.4 समथिंग, इतना ही होता है, कुछ आगे होगा कुछ डेसिमल में। कुल मिला के ये नंबर क्या बना, ये फ्रैक्शन में आ गया ना, 3 में से 0.4 जाएगा तो 0.6 समथिंग बचेगा, तो 1 से छोटा आ गया। पर x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए। ये सही है, इनवर्स कभी भी दोनों नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आएगा एक ही, अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो तुमको ही गड़बड़ कर रहे हो। 50th क्वेश्चन लास्ट, ये देख लो, ये तो आसानी सवाल है। a ऑफ fx क्या लिखा है, a ऑफ fx b ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 5/x। ये यहाँ पे बस ऐसे लिख लो, a ऑफ fx प्लस b ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 5/x, ये है। तो fx की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी तुम्हें fx और 1/x की इनइक्वालिटी इक्वेशन दिखे और fx निकलवाने का कहे, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 1/x के साथ, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, हमें क्या करना है, x की जगह पे 1/x को रिप्लेस करना है। सर मेन बीपीएससी टीआरई में, मैं बीपीएससी 6 से 10 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं, तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे यार, नहीं 6 से 10th का क्या कराऊंगा मैं, कुछ नहीं कराऊंगा। 9वीं 10वीं का बीओडी है वो देख लो, है ना, हमारा बैच उसके ऊपर का ही है। मैथ स्पेशल का पर्पज ये है कि हम मैथ्स को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़े, नहीं तो जनरल बैच तो मिल ही जाता है तुम्हें, जनरल में ही हो जाता है उतना 9वीं 10वीं तक का तो मैथ, 9वीं 10वीं का मैथ तो जनरल बैच में ही मिल जाता है तुम्हें, जो कंबाइंड बैच होता है वहां तक का। तो अभी मैथ स्पेशल का पर्पज यही है कि स्पेशली मैथ को डेडिकेटेडली टाइम दिया जा सके। हाँ, तो x को 1/x से रिप्लेस करो तो ये क्या बनेगा, a इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस b, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, ये fx बन गया। ये कितना बन जाएगा, ये देखो प्रियंका इतना बड़ा तो रिप्लाई दे दिया यार, और कितना बड़ा रिप्लाई दूं, 5x। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है बस, और fx की वैल्यू निकालनी है हमें, fx की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें क्या करना है, f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है। तो f ऑफ 1/x का कोफिशिएंट सेम बना लो, इसको सीधा लिख लो अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो, ये b ऑफ fx प्लस a ऑफ 1/x, a ऑफ f ऑफ 1/x, ये बन जाएगा 5x प्लस 1/x। इसको किससे गुना करा दो, इसको गुना करा दो b से, ये उड़ाना है हमें, इसका कोफिशिएंट सेम बनाना है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a है तो इसको a से कराओ और इसको b से कराओ, इसको a से कराओ इसको b से कराओ, तो ये ab f ऑफ 1/x और ab 1 f ऑफ 1/x, मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ तुम समझ जाना, मैं घटा भी रहा हूँ इनको। तो ab f ऑफ 1/x से ab f ऑफ 1/x कट जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, तो fx कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर f ऑफ 1/x। RHS के अंदर देखो क्या बनेगा, इसकी a से गुना हुई है और इसकी b से गुना हुई है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस का 5b इंटू में x, और यहाँ पे 1/x के कॉमन में कौन आएगा, a की गुना होगी 5a माइनस का b, ये बन जाएगा। इससे उसको डिवाइड करा दो, देखो कौन सा ऑप्शन है, 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस 5b, ये वाला ऑप्शन सही है, सी सही लग रहा है मेरे को, तो सी ऑप्शन सही लग रहा है ना। हो गया, बस अब और नहीं करा रहा हूँ मैं, एक 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बच्चों ने बोला था, और अगर ये रद्दी हुआ तो नहीं कराऊंगा। सर मुझे वीओडी ही दे दीजिए 6 से 10 के लिए, मैंने पढ़ाई नहीं है 6 से 10 का भी, प्रियंका 9वीं 10वीं एक बार ही पढ़ाई थी केवीएस के लिए, वो वीओडी मैंने तुम्हें दे दी है। 9th 10th में मैं सच मानूं तो मैंने कभी नहीं पढ़ाई अपनी जिंदगी में, वो केवीएस में एक बार ही पढ़ाई थी, वो वीओडीज मैंने तुम्हें दे दी है। एफएक्स ये है, ये यार इसमें क्या दिक्कत है बताओ, हद कर रहे हो, कह रहा है कि ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, ये सवाल करा तो दिया, ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, ठीक है, तो इसको या तो एफ इनवर्स एक्स इसी में ही फंक्शन रख दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये तो कर लेना यार, इसमें क्या है, करा दिया मैंने, यानी कि ये कह रहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर है, सेम सवाल कराया तो था मैंने एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो अब ये हो जाएगी ये शीट, मैंने मोर देन इनफ क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस तुम खुद से करो तभी फायदा होगा तुम्हें, अगर तुम मेरी हेल्प से करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। मैं तो करा दूंगा, मैं तो 10 दिन लग के भी करा दूंगा, पर उससे फायदा होगा क्या, जब तुम खुद बैठ के समय नहीं दोगे तब तक फायदा नहीं है ना। और ये मैं बता दूं कि DSSB के अंदर 11वीं 12वीं पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना। कुछ यूट्यूबर्स तो ये भी कहते हैं कि 9वीं 10वीं, मैं कहता हूँ 9वीं 10वीं को तो छुओ ही मत, अगर तुम्हें DSSB की तैयारी करनी है तो, समझ रहे हो मेरी बात को, DSSB की अगर तैयारी करनी है तो 9वीं 10वीं को तो टच भी मत करो, ठीक है। 11वीं 12वीं में से भी बहुत कम आएगा, ये मान के चलो, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तुम, अगर नहीं देखे हैं तो वो मेरे याद नहीं रहता, मैं आज शेयर करूंगा 21 वाला पीछे वाला, तो मोस्टली जो पोर्शन आता है वो आता है यूजीपीजी का, और पेपर DSSB का पैटर्न ऐसा आता है कि वो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कराता है, तो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें देख के ही हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन देगा कि देख के ही हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, वो क्वेश्चन देख के ही हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वही बात अगर किसी दूसरे एग्जाम की करो, जैसे यूपी वाले की करो, तो वहां पे पूरे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे उस तरीके से तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा अपने एग्जाम के नेचर को समझो, है ना। और आज के टाइम पे जितनी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, उतना ज्यादा जो कैंडिडेट है ना वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है, तो आज से 5 साल पहले अगर तुम इसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते तो कैसे करते, वैसे आज तैयारी करो और इन फैसिलिटीज के साथ, तब फायदा होगा, है ना। ऐसे सोचो कि आज से मैं 5 साल पहले प्रिपरेशन करूँ, मेरे पास इंटरनेट है ही नहीं, और फिर देखो कैसे करोगे, समझ रहे हो, तो फिर देखो तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है। प्रियंका ही मेरे हाथ में नहीं है यार, मैं कैसे दिलाऊं किसी और की वीओडी, मेरे को नहीं पता इस बारे में, है ना। तो इसके अंदर तो जो मैं करा रहा हूं मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था और फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी दोनों में ही यूजीपीजी का आता है, पीजीटी वाले में तो और हाई लेवल का आता है, उसमें तो एक्सट्रीम एकदम DSSB का पीजीटी जो है वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का पेपर आता है, समझ रहे हो। तो अपने एग्जाम को देखो, खुद समय लगाओ पेपर पे कि मेरे को क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे तैयारी करनी है, फिर तैयारी करो। मेरे ऊपर डिपेंडेंट इतना ही रहो कि मैं सब्जेक्ट करा दूंगा, सवाल करा दूंगा, बाकी प्रिपरेशन खुद करो,
मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि यहाँ आ गए तो सब हो गया, ठीक है, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, ये भी टाइम वेस्ट हो गया। चलो, तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ यार, प्रियंका सॉरी मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या बताऊँ, है ना, मैंने तो बता दिया, मैंने तो इंट्रोडक्शन में भी सबको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मैं ये कराऊंगा, मैं ऐसे कराऊंगा। अब तुम लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखते हो तो मैं क्या करूँ बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं छठी का 7वीं का मैथ कराने लग जाऊंगा तो सारे भाग जाएंगे, उसके लिए कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, हमने फंक्शंस कर लिया है, फंक्शन के साथ साथ वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कराता हूँ बाद में, पर उसको हम पहले ही करेंगे अब की बार, क्योंकि फंक्शंस खत्म हुआ है जस्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री भी फिनिश कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तुरंत कर लेंगे ताकि फंक्शंस हर तरीके के सिमट जाएं, और ये 2 टॉपिक भी हमारे खत्म हो जाएंगे फिर, है ना, हमारे ये 2 टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ईएमआरएस का यहाँ से एकदम आराम से कवर हो जाएगा, ईएमआरएस के लिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये दुआ करो कि ईएमआरएस का पेपर हमारे बैच से पहले ना हो, अगर नहीं हुआ तो ईएमआरएस का एक एक सवाल तुम ऐसे उड़ा के आओगे, पीजीटी का, पीजीटी वाली बीओडी देख लेना, वो उससे हो जाएगा, बाकी पीजीटी का तुम ऐसे करके आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर हमने पहले यूजीपीजी का शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि हिमांशु ये यूज होता है यार सारा का सारा, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते, सोचो इसमें ही समस्या आ रही है तो वहां पे रियल एनालिसिस कैसे होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी से फिनिश करेंगे 40-50 घंटे में, 60 घंटे में, फिर उसके बाद यूजीपीजी ही करना है हमें, ठीक है। अब देखो यूं पूछ रहे हैं ईएमआरएस में क्या क्या आएगा, इन्होंने आज तक सिलेबस भी नहीं उठा के देखा। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको भी साथ साथ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद आईटीएफ को कर लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज होती है ना, ये सब करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हाँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे इसी में, ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा समय नहीं देना, बस फॉर्मूले देखने हैं और सवाल करने हैं बस, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा समय देना भी नहीं और पूरा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो पहला कंसेप्ट हमें समझना होता है वो होता है एंगल का, क्योंकि एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते ही नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एंगल पे समय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल का कंसेप्ट हमें करना पड़ेगा पहले, एक एंगल क्या होता है, एंगल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हमारे पास रियल लाइफ में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमने स्केल बनाया हुआ है, मैंने क्या बोला कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, स्केल बनाया हुआ है। यानी कि अब इसको एक बात से समझते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने स्केल बनाया हुआ है। यानी कि मैं ये बोलना चाहूंगी कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, उसको तुम किसी की लेंथ से तो मेजर करोगे नहीं कि भाई ये 10 फुट लंबा है तो ज्यादा गर्म होगा, उसके लिए हमने स्केल बनाया हुआ है टेम्परेचर का, कि भाई गर्म और ठंडे को कौन मेजर करेगा, टेम्परेचर मेजर करेगा। कोई चीज कितनी तेज जा रही है, कोई चीज कितनी धीरे आ रही है, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ है, हमने स्पीड नाम दिया हुआ है कि भाई उसकी स्पीड देखो कितनी है, अगर स्पीड का जो नंबर है वो ज्यादा है तो तेज है, स्पीड का नंबर अगर कम है तो वो धीरे है ना। फिर हमने तीसरी बात और एक और एग्जांपल ले लो, दूरी का देख लो कि कोई चीज कितनी दूर है, कोई चीज कितनी पास है, उसको मेजर करने के लिए हमने डिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो स्केल्स हो गए। अब इन स्केल्स के अंदर अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई हैं कि भाई कैसे मेजर किया जाए, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हमने अलग अलग तरीके से मेजर किया, पहले तो देखा कि टेम्परेचर मेजर करना है, फिर उसके अंदर डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट से मेजर कर लेते हैं, वेलोसिटी देखो तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, इस तरीके से मेजर कर लेते हैं, डिस्टेंस देखो तो मीटर, किलोमीटर, माइल्स, अलग अलग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में मेजर कर लेते हैं। तो ये बेसिक बेसिक आइडिया है। अब एंगल भी एक स्केल होता है, एंगल भी क्या होता है, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है। अब ये स्केल मेजर क्या करके देगा, ये चीज समझिए, मतलब ये स्केल है तो कुछ ना कुछ मेजर करके देगा, और मेजर करके देगा तो इसको मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होंगी, वो भी समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये मेजर कर क्या रहा है, यहाँ पे हम जो मेजर करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, रोटेशन मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक कभी भी हमने इस चीज को मेजर नहीं करा, रोटेशन को समझते हैं। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन ऐसी चीज होती है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं ही हूं, अब मैं अगर खड़ा हूं तो मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, मैं उसी पोजीशन पे खड़ा होकर अपने आप को एक जगह फिक्स करके और अपने आप को रोटेट कराऊंगा, ठीक है, अपने आप को क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा इस तरीके से कि मेरी पोजीशन ना चेंज हो पर मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये रोटेशन हो गया, समझ रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि रोटेट टू योर 90 डिग्री राइट, तो मैं राइट साइड में 90 डिग्री रोटेट करूंगा ऐसे। तो रोटेशन को अभी तक हमने मेजर नहीं करा है, तो सबसे पहली बात तो रोटेशन को मेजर करने का स्केल कौन है, एंगल है, ये बात समझ आनी चाहिए। अब रोटेशन होती कैसे कैसे है ये चीज समझेंगे। इसको मेजर करने के लिए हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया, एक लाइन से, एक रे से बोल सकते हो। मान लो मैंने कह दिया कि एक लाइन ये है तुम्हारी, ठीक है, मैंने कह दिया कि एक ये लाइन है तुम्हारी सपोज, ठीक है, ये एक इनिशियल लाइन बोल दिया, इनिशियल यानी कि शुरुआती लाइन, ये ओ पॉइंट है और ये एक्स पॉइंट है, या ओ एक्स इसको रे बोल दो, ये क्या हो गई तुम्हारी इनिशियल लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन की ये जो फिक्स जगह है इससे इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई तो फिर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, पोजीशन चेंज करने नहीं देनी क्योंकि डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, जस्ट रोटेशन कवर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया यहां से। अब इसको पकड़ के मान लो मैंने एक्स को मैं इधर ले गया, तो देखो ये यहीं की यहीं रहेगी, पर ये रोटेट करेगी अब अपनी जगह पे, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसकी जो ये ओ पोजीशन है, यहां से मैंने इसको पकड़ लिया और सपोज मैंने इसको इतना सा रोटेट करा दिया यहां तक, बस इस एक्स पॉइंट को उठा के मैं यहां तक ले गया। तो ऐसा करने पे जो ये इनिशियल लाइन थी ये यहां पहुंच गई, अब मेरी ये जो मेरी इनिशियल लाइन थी अब कहां पहुंच गई, मेरी इनिशियल लाइन यहां पहुंच गई। तो सपोज ये इनिशियल लाइन अब ये बन गई, जिसको मैंने फाइनल लाइन बोल दिया, बाद वाली लाइन, ठीक है। अब इस चीज के अंदर रोटेशन कितनी हुई, रोटेशन हुई कहां पे, ये समझो, रोटेशन मेजर कर किसको रहे हो। तो देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज यहां से लेके यहां तक जो ये रोटेशन हुई, ये कहीं से भी देख लो,
ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम क्या बोल रहे हैं, ये रोटेशन हुआ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वाली चीज क्या हुई, ये रोटेशन हुई, ठीक है। तो हम इस रोटेशन को मेजर करना चाह रहे हैं कि यहां से लेके लाइन उठ के कितना घूमी है, कितना घूमी है। इसको जनरली हम डिनोट कर देते हैं थीटा से। तो ये वाली जो रोटेशन दिख रही है, इस रोटेशन को बोला जाता है, नाम दिया जाता है एंगल का। ये एंगल है। अब ये है कितना, कितना जहां पे भी नाम आ गया तो फिर कितने के लिए हमें यूनिट चाहिए, ठीक है, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पर एक सेकेंड, पर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि सर इसका रोटेशन तो इधर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि रोटेशन उधर ही हो, इसका रोटेशन इधर भी हो सकता है। तो रोटेशन दो ही तरीके का होता है, ठीक है। रोटेशन जो होता है, जैसे डिस्टेंस जो होता है वो इधर उधर ऐसे उसकी कितनी भी डायरेक्शन हो सकती है ना। पर जो हमारा एंगल होता है, जो रोटेशन होता है, वो दो ही तरीके का होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रोटेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, किस किस तरीके से रोटेशन हो सकता है। रोटेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक रोटेशन तो हमारा हो सकता है, रोटेशन कभी भी क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरह नहीं चलता है। रोटेशन हमारा घड़ी के हिसाब से चलता है। रोटेशन हमारा कैसे चलता है, एक घड़ी के हिसाब से चलता है। तो अब देखो, अगर ये एक्स जो है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये उठ के इधर घूमेगा ऐसे, जैसे अभी मैं पीछे घुमा रहा था, अगर ये उठ के यहां से ऐसे घूम जाएगा तो ये रोटेशन कैसा हुआ, ये घड़ी के साथ हुआ कि ऑपोजिट हुआ, ये घड़ी के ऑपोजिट हुआ, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो यहां से अगर ये हमारा इनिशियल लाइन उठ के यहां पर आ गई तो ये हमारी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, ये बात ध्यान रखना। ये हमारा क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है हमेशा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। इनफैक्ट जो मैथमेटिक्स है वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और अगर ये मेरा एक्स है, ये उठ के यहाँ आ गया, अगर ये मेरा एक्स है, ये जो उठ के अगर मेरा यहाँ आ गया, तो ये वाली जो रोटेशन बनेगी, अब ये क्या बनी तुम्हारी, ये इधर की तरफ आई रोटेशन। और ये रोटेशन कैसी दिख रही है, घड़ी के साथ दिख रही है, ऐसी रोटेशन घड़ी के साथ चलेगा ये। तो इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे। तो घड़ी के हिसाब से जो रोटेशन हो रहा है उसको क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमेशा नेगेटिव बनता है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स की, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए। अब एंगल बनता कैसे कैसे, ये बात देखनी है कि एंगल नापे कैसे, मेजर कैसे करें, कि भाई ये तो समझ आ गया कि एंगल चीज क्या है, अब इसको मेजर कैसे करें। तो एंगल को मेजर करने के लिए दो मेन हमारे पैरामीटर्स हैं, दो मेन हमारी यूनिट्स हैं। पहले को तो हम बोलते हैं डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या होता है हमारा, ये देखना है, ठीक है। डिग्री मेजर का जो कंसेप्ट आया वो कैसे आया, ये देखो। हमें यहाँ पे देखो, कोई भी यूनिट डिफाइन करने के लिए उसकी हमें एक यूनिट की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो मीटर्स में तुम्हें लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए तुम्हें पहले एक मीटर लेंथ पता होनी चाहिए कितनी होगी। सपोज ऐसे कह देते हैं कि ये एक आधे एक मीटर का होता है, तो मीटर में अगर हमें कोई चीज को मेजर करना है तो उसका एक यूनिट पता होना चाहिए कितना होगा। सेंटीमीटर में मेजर करना है तो पता होना चाहिए कि एक सेंटीमीटर कितना होगा, फिर उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब डिग्री मेजर में देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि एक डिग्री कितना होगा। अगर एक डिग्री पता लग गया तो फिर हम एंगल को डिग्री में मेजर कर पाएंगे। सबसे पहले बात, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऊपर एक डॉट लगा के, एक डिग्री। तो हम 1 डिग्री को डिफाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री कैसे डिफाइन हुई। तो 1 डिग्री को डिफाइन करने के लिए जो कंसेप्ट यूज हुआ था कभी, वो क्या यूज हुआ था कि भाई मान लो ये इनिशियल लाइन है तुम्हारी, यहाँ पे ये इनिशियल लाइन ओ पॉइंट पे है और ये ओ एक्स इनिशियल लाइन है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज इतना रोटेट कराओ कि ये वापस खुद पे ही आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, अगर मैं इस लाइन को इतना रोटेट करा दूं कि ये वापस से घूम के खुद पे ही आ जाए, ऐसे रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन मैंने क्या करा दिया, ऐसा करा दिया कि ये जो लाइन थी ये घूम के खुद पे ही आ गई वापस से, यानी कि जो फाइनल लाइन थी वो भी यही बन गई, ओ एक्स और ओ वाई, ये इनिशियल और फाइनल लाइन सेम बन गई। तो अब यहाँ पे जो रोटेशन हुआ वो कैसा हुआ, ये हुआ, ये वाला रोटेशन, ये पूरा रोटेशन हुआ। इस रोटेशन को क्या बोला जाता है, इस रोटेशन को बोला जाता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हमने क्या कर दिया, एक पूरा चक्कर लगा दिया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे चक्कर लगाने के लिए, अगर हम इसके बाद अगर आगे चक्कर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर जहां पे थे उससे उन पोजीशंस को हम रिपीट करना शुरू कर देंगे। इसको बोला जाता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रोटेशन हुआ, इतना रोटेशन हुआ। एक पूरे चक्कर के अंदर कितना रोटेशन हुआ, इतना रोटेशन हुआ। तो एक डिग्री को क्या डिफाइन किया, जिस भी मैथमेटिशियन ने किया, मुझे नहीं पता किसने किया, उसने क्या डिफाइन किया, वो कहता है कि 360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 1 डिग्री, इज 1 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एक पूरे रिवॉल्यूशन का 360वां हिस्सा जो होगा ना वो 1 डिग्री होगा। यानी कि ये जो पूरा रिवॉल्यूशन है इसको हमने 360 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 360 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर उसका एक हिस्सा निकाल लिया। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है इसके अंदर 360 डिग्रीज हैं, इसके अंदर क्या है, 360 डिग्रीज है। और इसका जो 360वां हिस्सा होगा उसको मैं 1 डिग्री बोलता हूं। अब वो 360वां हिस्सा हो सकता है इतना छोटा सा यहां बन जाए, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको मैं 1 डिग्री बोलना चाह रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई कि 1 डिग्री डिफाइन कैसे हुआ, ये होता है डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है। फिर इसके तुरंत बाद कंसेप्ट आया रेडियन का, इसके तुरंत बाद किसका कंसेप्ट आया, रेडियन का। अच्छा, डिग्री की हेल्प से मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट कंसेप्ट को यूज कर लेता हूं यहीं पे, डिग्री रेडियन को मैं बाद में चले जाऊंगा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट कंसेप्ट देख लेते हैं हम।
उसकी हमें बाद में भी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स को समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये देखो, हमें सबको पता है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कि हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, वो जो तुम्हें ये सामने प्लेन दिख रहा है, जो ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, तो ये तुम्हें प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है? 4 पार्ट में, है ना। तो हेक्साडेसिमल को हम डिस्कस नहीं करेंगे राध्या, वो नहीं है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो हमारा ये प्लेन है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये ओ। तो जो हमारा ये प्लेन है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोला जाएगा थर्ड, और इसको बोला जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल कितना ट्रेस हो सकता है। डिग्री में तो मेजर करना सीख ही लिया, तो डिग्री में मेजर करना तो सीख ही लेते हैं। वैसे तो मेरे को पहले रेडियन बता के फिर बताना चाहिए था, ताकि रेडियन भी मैं साथ साथ बता देता, पर चलो फिर वापस आ जाएंगे इस पे। तो मान लो एक इनिशियल लाइन यही तो रखी है, ये ओ एक्स को इनिशियल लाइन मान लो। ये ओ एक्स क्या है? तुम्हारी इनिशियल लाइन है। यहाँ पे कुछ नहीं एंगल कवर हुआ है, कुछ भी एंगल कवर नहीं हुआ है, इसका मतलब ओ एक्स लाइन के ऊपर तुम्हारा एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये 4 बराबर बराबर हिस्सों में कट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे हमारी लाइन को रोटेट करा दूं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, तो ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री का होगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। अब 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए हमने, एक हिस्सा ये, ठीक है। अब 4 बराबर हिस्से किए हैं, तो 360 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि पहला पार्ट यहाँ आया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो 90 डिग्री के 4 पार्ट्स डिवाइड हो गए। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंगल। 0 से लेके 90 डिग्री का जो एंगल था वो मिला हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिग्रीज में, और जो 90 डिग्री से 180 डिग्री का था वो मिला हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री की हो गई, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमें मिला कितने का? 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का मिल गया, ये वाला एंगल 270 डिग्री हो गया। और जो फोर्थ वाला था वो मेरे को कहां से कहां तक मिल गया? 270 डिग्री से 360 डिग्री तक मिल गया। ये वाली लाइन फिर से 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर देती है। और ये रिवॉल्यूशन सिर्फ यही खत्म नहीं होते हैं, ये तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। अगर सेकंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन करोगे तो और आगे चलोगे, तो 360 से आगे चलेंगे तो 361, 362 ऐसे चलते चलते 90 और जुड़ जाएगा, यहाँ पे 450 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 540 हो जाएगा, यहाँ पे 630 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 720 हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे 810, 900, है ना, 990, सही बोल रहा हूँ। 720 के बाद 90 जोड़ा तो 810, सॉरी 810 के बाद 900, 990 और फिर 1080, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा डिग्री का। तो ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट है। यहीं पे अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी देखी जा सकती है। अगर हम उल्टा रोटेट कराएंगे तो एंगल इधर से ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। इधर से एंगल ट्रेस होगा तो अब नेगेटिव में एंगल ट्रेस होगा, तो यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे कितना होगा? -90। तो ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है -90 से 0 डिग्री तक है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि उल्टा चलाओगे तो इधर एंगल आ जाएगा। फिर अगर और उल्टा इधर चल के आओगे तो यहाँ -90 था, यहाँ माइनस का 180 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से -90 तक का भी एंगल होता है। और घूम के जाओगे तो -270 हो जाएगा, तो यहाँ पे -270 डिग्री से -180 तक मिलेगा। ये मैं सोचना मैं उल्टा लिख रहा हूँ, छोटा एंगल पहले लिखेंगे, बाद वाला यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे फिर -270 से -360, तो यहाँ -360 डिग्री से माइनस का 270 डिग्री में, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे वापस घूम के आऊंगा तो ये -360 डिग्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट है। जरा रेडियन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक रेडियन कितना होता है? रेडियन कंसेप्ट, रेडियन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जनरली हम रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर सी लगा के, 1 के ऊपर सी लगा के, ये होता है रेडियन कंसेप्ट। अब एक रेडियन कैसे डिफाइन हुआ ये देखना है। जो एक रेडियन डिफाइन हुआ वो डिफाइन हुआ सर्कल का यूज करके, ठीक है। वो कहता है कि एक सर्कल ले लो जिसकी रेडियस r है, एक ऐसा सर्कल ले लो जिसकी रेडियस कुछ भी r है, ठीक है। तो जैसे मान लो उसका सेंटर O है और जो उसकी रेडियस है ना वो ये r है, ये रेडियस r है, समझ रहे हो। तो ये O पॉइंट है सेंटर वाला, और उसकी जो रेडियस है ये मान ली मैंने r, और ये OX है, इनिशियल लाइन ये मान ली मैंने, ठीक है। अब क्या कहता है कि उस सर्कल पे जितनी रेडियस थी ना उतनी ही लेंथ की एक आर्क बना लो, जितनी रेडियस थी उतनी ही लेंथ की एक आर्क बनाओ। तो ये r लेंथ की रेडियस थी, इतनी ही लेंथ की एक आर्क बना दो, इतनी ही लेंथ की क्या बना दो? एक आर्क बना दो। मान लो ये r लेंथ की एक आर्क बना दी तुमने, तो ये रोटेशन हो गया ना, x उठ के यहां चले गया, रोटेशन हो गया। तो रोटेशन हो गया तो जो फाइनल लाइन थी अब मेरी वो कैसी दिखेगी? फाइनल लाइन फिर मेरी यहां दिखेगी। अब तो ये रोटेशन अपने आप हो गया। तो कहता है कि सर्कल की रेडियस के बराबर जब हम आर्क बनाते हैं तो उस केस में जितना रोटेशन होता है, अब रोटेशन कितना हुआ? रोटेशन ये वाला हुआ, तो इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। ये रोटेशन कितना हुआ तुम्हारा? 1 रेडियन हुआ, ठीक है। सर नेगेटिव में स्मॉल एंगल कौन सा है? -210 डिग्री या माइनस का 225 डिग्री? देखो अगर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा संजीव ने, कि माइनस में 210 डिग्री एंगल बड़ा है या फिर माइनस का 225 डिग्री बड़ा है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से छोटा एंगल कौन सा है। देखो छोटा एंगल तो यही है, छोटा एंगल तो यही है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन कम हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। -225 डिग्री जो होगा यहाँ पे -180 डिग्री होगा, तो माइनस का जो 225 डिग्री है वो मान लो यहाँ तक रोटेशन आई, तो ये वाली रोटेशन 225 डिग्री की हो गई। पर 210 डिग्री की जो रोटेशन है वो तो कहीं यहीं तक ही आएगी, बस इससे पीछे ही आएगी। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल बड़ा है और -210 डिग्री छोटा है। एंगल ये छोटा है,
एंगल ये बड़ा है, रोटेशन बोल रहा हूं। पर अगर लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये छोटा है, -225 डिग्री मैथमेटिकली छोटी क्वांटिटी है, पर एंगल बड़ा यही है। समझ रहे हो मेरी बात? रोटेशन जो है वो इसी में ज्यादा हुई है। बस ये चीज तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उल्टा रोटेशन हुआ है, बस इतना ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे कोई एंगल छोटा थोड़ी ना हो गया, रोटेशन तो यही ज्यादा हुई है। नेगेटिव साइन तो बस ये बता रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, पर लिखने में हम इसको एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर छोटे को पहले लिखेंगे, बड़े को बाद में लिखेंगे। हाँ आगे, तो ये 1 रेडियन हो गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाना तुम। अब यहां पे भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो हो ही सकता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां पे भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो सकता है भाई। ये एक्स पॉइंट यहां से चल के और पूरी की पूरी यही सर्कमफेरेंस वाली ही आर्क अगर कवर कर दे, तो यहां पे भी हो सकता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आर्क कितनी बनी, ये बताओ भाई। यहां से यहां तक की तो आर्क आर बनी, पर अगर मैं बोलूं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, एक्स पॉइंट वापस यहीं आ गया, तो फिर उस केस में कितना हुआ बताओ? उस केस में आर्क कितनी बनी इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन? इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आर्क कितनी बनी? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर आर्क कितनी बनी बताओ? अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को देखो तो ये पूरा सर्कल की बाउंड्री कवर हो गई, और सर्कल की जो ये बाउंड्री है ये इसका पेरीमीटर है। सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखूं तो कितनी आर्क कवर हो गई? 2 पाई आर आर्क कवर हो गई। मानते इस बात को? हाँ है ना, 2 पाई आर हो गई, बिल्कुल मनीष, मनीष मानसी। जरा मैं यूनिटरी मेथड लगाना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर इतनी आर्क में 1 रेडियन एंगल कवर हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूं कि इतनी आर्क पे अगर 1 रेडियन एंगल कवर हुआ है तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ होगा, मैं ये देखना चाह रहा हूं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि आर लेंथ की आर्क पे कितना एंगल कवर हुआ है भाई? 1 रेडियन एंगल कवर हुआ है, 1 रेडियन एंगल कवर हुआ है। अगर आर यूनिट की लेंथ ली है तो, आर यूनिट की आर्क ली है तो, अगर मैं 1 यूनिट की आर्क लूं तो उस पर कितना एंगल कवर होगा? 1/r रेडियन। सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर आर पे 1 डिग्री बना है तो एक एक यूनिट की अगर आर्क लोगे तो 1/r रेडियन बनेगा। अब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आर्क कितनी बनेगी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आर्क पे कितना एंगल बनेगा? इसको इससे गुना करा देंगे, तो 1/r को मैंने किससे गुना करा दिया? 2 पाई आर से, तो आर से आर कट गया, यानी कि कितना रेडियन बनना चाहिए? 2 पाई रेडियंस बनना चाहिए। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होता है, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो रेडियंस में कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई रेडियंस। ठीक है, कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई रेडियंस एंगल कवर होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड है ना, 2 पाई रेडियंस होगा। पर रोटेशन तो सेम ही है ना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रोटेशन तो सेम ही है, यहां से लेके यहां तक घुमाऊं, चाहे मैं यहां पे घूमूं या फिर मैं डिग्री वाले में घूमूं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अलग थोड़ी ना हो गया, ये भी वही 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, वो भी वही 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो सेम हो गया। यानी कि हमें रिलेशन मिल गया, यहां से हमें क्या मिल गया? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में मेरे को क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया। कितना मिल गया कि भाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी रोटेशन हुई? 2 पाई की, है ना, और डिग्री में कितनी हुई? 360 डिग्री की। यहां से मेरा रिलेशन आ गया 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री। अगर 2 से डिवाइड करा देंगे तो पाई मेरा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? पाई 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर। ये दोनों रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियंस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिग्री में। एक बार और 2 से डिवाइड करा दोगे तो पाई/2 जो रोटेशन है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर इस पाई को 3 से डिवाइड करा दोगे तो जो पाई/3 रोटेशन है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। 4 से डिवाइड करा दोगे तो जो पाई/4 रोटेशन है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। 6 से करा दोगे तो जो पाई/6 होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे एक बार फिर से वापस आऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ने क्या कवर किया? अच्छा थोड़ा सा और, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। फिर आते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे। तो ये जो रिलेशन है इसने मेरे को एक हेल्प कर दी कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में करते हो, मीटर को किलोमीटर में करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कन्वर्जन का फॉर्मूला मिल गया। तो अगर तुमसे कोई कन्वर्ट करने को बोले, हाँ, अगर तुमको कोई बोले कि डिग्री से रेडियन पे जाके दिखाओ, या पहले रेडियन से डिग्री पे जाते हैं, रेडियन से डिग्री पे जाके बताओ कि भाई अगर मैं एंगल तुम्हें रेडियंस में दे दूं तो डिग्री में कैसे जाओगे? तो हमने अभी अभी सीखा कि भाई पाई रेडियंस, इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, पाई रेडियंस के अंदर कितना एंगल होता है? 180 डिग्री होता है, हमने ये देख लिया। एक रेडियन के अंदर कितना एंगल होगा? 180 अपॉन पाई होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, है ना। तो अगर थीटा एक एंगल है तो उसमें कितना रेडियंस हो कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा इंटू में 180 डिग्री, 180 अपॉन में पाई डिग्री। ये कन्वर्जन हो गया। तो अगर तुम्हें एक एंगल दिया हुआ है थीटा, जिसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला कन्वर्जन यूज करेंगे। उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 180 अपॉन पाई से, तो वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन में जाना है, बोर तो नहीं हो रहे हो? पक गए क्या? अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, ये डिग्री को क्या लिख दिया मैंने? ये डिग्री लिख दिया। डिग्री से रेडियंस पे जाना है तो भी यही कन्वर्जन यूज करेंगे। 180 डिग्री के अंदर कितना होता है? पाई रेडियंस होते हैं। एक डिग्री के अंदर कितने होंगे? पाई/180 होंगे। अगर थीटा डिग्री दिया हुआ है, थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री में, यहाँ डिग्री में, यहाँ पे थीटा रेडियंस में,
थीटा डिग्री के अंदर कितना होगा, थीटा इंटू में पाई बाई 180 रेडियंस। तो अगर हमें डिग्री से रेडियंस में जाना है तो फिर हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? बिल्कुल नरेंद्र। अब हम देख सकते हैं जो हमारा क्वाड्रेंट कंसेप्ट था उसको, तो 0 से 90 डिग्री का अगर एंगल में रेडियन में देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है, रेडियन में। अगर मैं 90 से 180 तक आऊं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक। अगर मैं 180 से 270 पे आऊं तो ये हो जाएगा पाई से 3 पाई बाई 2 तक, क्योंकि 270 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 270 को पाई बाई 180 से गुना कराओगे, 90 से कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक रेडियंस में लिख देंगे, ठीक है। तो रेडियंस में ये कहानी हो गई। अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक्चुअली में एक एंगल जो होता है उसको क्या समझ रहे हो तुम, मान लो तुमने एक चीज ये लिखी कि पाई बाई 2 जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर है, ये लिख रहे हो। एक्चुअली में इस चीज को देख क्या रहे हो, हमारा जनरली जो नजरिया होता है ना वो एंगल को देखने का तरीका होता है एलियन की तरह। हम एंगल को एलियन समझते हैं। कैसे एलियन समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो हमारा एंगल है ना वो एक अलग ही प्रजाति है, कि भाई वो चीज ही अलग है, उसको हम बाकी चीजों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो भाई पाई बाई 2 रेडियन लिख दिया तो ये कुछ और चीज है, 90 डिग्री लिख दिया तो ये कुछ और चीज है। पर एक्चुअली में अगर हम समझें तो एंगल कोई एलियन नहीं है, एंगल वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उनमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 3.14 होती है, और अपॉन में 2, यानी कि 3.14 बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 1.57 होगा। यानी कि जो 1.57 एक रियल नंबर है ना, रियल नंबर 1.57 रियल नंबर पाई बाई 2 होगा। ये तो चलो कैलकुलेशन करिए, इसमें तो कुछ खास काम नहीं किया। पर 1.57 जो है ना डिग्रीज में 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में ये एक्चुअल एक्सप्रेशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। 22/7 लिखोगे तो अप्रोक्सीमेट दिखेगा, यानी कि मैं इसको कहूं कि 22/14, यहाँ पे 22/7 लिखोगे तो 22/14 हो जाएगा। यानी कि जो ये फ्रैक्शन दिख रही है ना तुम्हें, रियल नंबर की फ्रैक्शन, वो डिग्रीज में 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो तुम्हारे दिमाग में जो 90 डिग्री है ना वो ऐसा दिखना चाहिए। बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को हम एकदम से ये चीज नहीं बता सकते, पर आईटीएफ जब उनको कराते हैं 12th क्लास में तो बताना पड़ता है, वहां पे तो फिर मैनेज ही नहीं हो पाता, वहां तो ये समस्या आ जाती है। तो जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, उसको तुम्हें ये समझ के चलना है, पाई बाई 2 को तुम्हें तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये एक रियल नंबर है, समझ रहे हो। तो एंगल भी एक रियल नंबर ही होता है, एंगल भी एक रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, हमने क्या किया कि जैसे किलोमीटर की और छोटी यूनिट्स होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये होती है, वैसे ही हमने डिग्री की भी छोटी यूनिट्स बनाई है, ठीक है। तो डिग्री की छोटी यूनिट्स क्या क्या होती है वो देख लो। एक डिग्री की अगर बात की जाए, क्या लिखा है ये, एक डिग्री, अगर एक डिग्री की बात की जाए, एक डिग्री के अंदर हमारे 60 मिनट्स होते हैं। 60 क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। मिनट्स को हम एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक मिनट की बात करें तो वो तो सबको पता ही है, एक मिनट जो होती है तुम्हारी, 1 मिनट, वो तुम्हारी 60 सेकंड्स के इक्वल होती है, यानी कि 60 के ऊपर 2 डंडे लगा देंगे सेकंड, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक डिग्री के अंदर सेकंड्स पूछूं तुमसे, एक डिग्री के अंदर अगर मैं सेकंड्स पूछूं, कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ से जो कन्वर्जन है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो अब वो मैं आज कराऊंगा नहीं, वो हमारा टाइम ले जाएगा। मैं यहाँ पे तुम्हें 7-8 मिनट में और क्या बता सकता हूँ, 7-8 मिनट में यहाँ पे बताने का आर्क एंगल कंसेप्ट तो टाइम लेगा, कुछ नहीं है अब यहाँ से आगे बताने का। इससे आगे हम करेंगे कल। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सारों को डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस को डिस्कस कर चुके होंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कर लेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस कर लेंगे। फिर जो सैटरडे की क्लास है उसमें मैं सारे फॉर्मूले बता दूंगा, सारी चीज़ें करा दूंगा। मंडे को इसकी प्रैक्टिस करा के इसको निपटा देंगे, ठीक है। तुम्हें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, 5-7 मिनट है। एक डिग्री को 1 आवर का, एक डिग्री तो 1 आवर का काम कर गया, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। बोलो, अगर कुछ पूछना है बीच में जो कमेंट करे तो पूछो, नहीं तो फिर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। समझ आ रही है ना चीज़ें, समझ आ रही है ना चीज़ें, बोलो, चलें फिर। सर एमएससी कंप्लीट हो गया बट इतना बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता था, कोई बात नहीं मालिनी। सर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करे, क्या मत करो, ज़्यादा ध्यान मत दो। TSSSB के फॉर्म कब से निकल सकते हैं, देखो मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि सीटेट के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, उसके बाद आ सकता है मे बी। क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड कैसे बढ़ेगी सर, ये बढ़ेगी प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा, समझ रहे हो। सर नेट की तैयारी कर रखी हो उसके लिए कितना बेनिफिट रहेगा, TSSSB काफ़ी बेनिफिट रहेगा, जब बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिसने नेट की तैयारी कर रखी है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये बात सही है, ये अच्छी बात है। 11th 12th की एनसीईआरटी कर लेगा, 11th 12th की एनसीईआरटी वो करो जिसको 11वीं 12वीं का कुछ याद नहीं है, जिसका एकदम डब्बा बंद है,
जिसको कुछ भी याद नहीं है 11वीं 12वीं का, वो करो 11वीं 12वीं, ठीक है, क्योंकि मैं अब 11वीं 12वीं के बच्चों की तरह तुम्हें नहीं बता सकता, है ना। तो वो कर लो 11वीं 12वीं, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, जो भी बुक्स हैं वो। एएमआरएस का एग्जाम का डेट्स पता नहीं नरेंद्र, अभी एएमआरएस का कुछ आइडिया नहीं है मुझे, कब होगा इसका एग्जाम, क्या होगा। चलो तो ठीक है, मेरे ख्याल से हो गई बातचीत भी। अब खा लो खाना वाना, मैं भी खाता हूँ, फिर मिलेंगे कल। बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। चलो, धर्मवीर।